सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। तो कल की क्लास कैसे लेंगे? लास्ट यूथ में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? ट्यूट का क्वेश्चन डिस्कस किया था एक। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस हुआ था। अच्छा, क्या क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे डिस्कस हो चुका है? 9 और 10? यस सर, 9 हुआ था, 10 नहीं हुआ था। 10 ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 से पहले अच्छा एक चीज बताओ, जो अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो की हेल्प से जो पीएलएल डिस्कस किया था, उसमें किसी को कोई डाउट या उसे दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत है? नो सर, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बेटा, सर एक बार उसका बार ओवरव्यू बता दे दीजिए, दीजिएगा। समझा दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पीएलएल का ब्लॉक डायग्राम देखा था। उसमें यहाँ पे फेज डिटेक्टर का, ये फेज डिटेक्टर बेसिकली तुम्हारा क्या है, एक टाइप ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे ये काम करता है।
यहाँ से हम FM एज अ इनपुट देते हैं, देन ये लो पास फिल्टर में जाता है, और इस यहाँ जो मेन यहाँ पे जो काम कर रहा है वो क्या लगा होता है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, लो पास फिल्टर यहाँ लगा है, और ये आउटपुट में क्या देना चाहिए, मैसेज, और इसी का हम लोग यहाँ पे फीडबैक जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे एज अ इनपुट जाएगा, एस डैश FM। हमें पता है कि भाई वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जो है एक तरह से हमारा मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करने में हेल्पफुल है। नहीं, हमने पढ़ा था जब डायरेक्ट मेथड पढ़ा था जनरेशन का, तब हमने देखा था कि हाँ भाई वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर की हेल्प से हम जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो हम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब रिसीवर साइड की बात करें तो यहाँ पे भी हमने लोकली एक FM सिग्नल जनरेट किया, एक सिग्नल हमारा यहाँ से रिसीव हो रहा है, ठीक। लेट्स से जो हमारा ये सिग्नल रिसीव हो रहा है SFMT, ये तुम्हारा है AC cos 2 pi FCT प्लस 2 pi KF इंटीग्रेशन MP, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और जो तुम्हारे वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का जो आउटपुट है, लेट्स से ये है H डैश FM, जिस मे बी यहाँ एम्पलीट्यूड डिफरेंस हो, तो हमने AV लिख दिया, ठीक। जो VCO का आउटपुट आएगा वो 90 डिग्री फेज शिफ्टेड आएगा इन कंपैरिजन टू इनपुट, ये हमने अज्यूम किया, ठीक। प्लस 2 पाई, प्लस से इसको हमने FC1 लिखा है और ये FC2T है। इनिशियली दोनों की करियर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, प्लस 2 पाई KV, ये भी एक एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ही है, हमने बस दोनों में डिफरेंस करने के लिए लेट्स से इसको हमने KF1 लिख लिया और इसको KF2 लिख लिया, ठीक। इंटीग्रेशन VT DT। अभी समझते हैं कि इस तरह से इक्वेशन हमने क्यों। एक्चुअली जब तुम इनिशियली यहाँ पे जो आउटपुट देखोगे, यहाँ पे जो अवेलेबल सिग्नल होगा जो इस VCO में आउटपुट एज अ इनपुट आ रहा होगा, जरूरी नहीं है वो एग्जैक्टली सेम हो मैसेज सिग्नल के, ठीक। दैट इज वाई हमने यहाँ पे VT लिया है। जरूरी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी वो उतनी ही जनरेट कर पाए जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, इसलिए हमने F2 लिया है, यहाँ पे FC2 लिया है, मे बी वहां पे फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है, ठीक। तो अब जब ये फेस लॉक लूप काम करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहला काम इसका होता है कि ये किसी तरीके से दोनों की करियर फ्रीक्वेंसीज को मैच कराए, ठीक। सबसे पहला इसका काम क्या होता है कि ये करियर फ्रीक्वेंसी को मैच कराए, और जैसे ही ये करियर फ्रीक्वेंसी को मैच करा देता है हम कहते हैं कि भाई जो PLL है वो लॉक मोड में आ गया, ठीक है। PLL का लॉक मोड क्या है, जब उसकी करियर फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो गई, जहां करियर फ्रीक्वेंसीज इक्वल हुई वो लॉक मोड में है। उसके बाद हम चाहते हैं कि लेट्स से ये देखो ये वाला जो पार्ट है, ये इसको हम बोल रहे हैं phi2t, और इस पूरे पार्ट हम बोल रहे हैं phi1t, यानी तुम्हारे इसका फेज जो है वो हमारा phi1 है और इसका जो फेज है वो phi2 मान लिया पूरे फेज में, ठीक।
तो एक तो हो गया लॉक मोड, जब तुम्हारी दोनों की करियर फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए। दूसरा है phi1t इज इक्वल टू हो जाए phi2t, ठीक, दोनों के फेस सेम हो जाए, दैट इज ये आ जाए कैप्चर मोड। ये आ जाए कैप्चर मोड। दो चीजें हैं, एक कैप्चर मोड, दूसरा लॉक मोड। लॉक मोड कब, जब दोनों की करियर फ्रीक्वेंसी सिमिलर हो जाए, और कैप्चर मोड कब, जब दोनों के फेस सिमिलर हो जाए। ठीक, तो इस तरीके से बेसिकली पीएनएल काम करता है कि हम यहाँ पे एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर सिग्नल, जिसको हमें डीमॉड्यूलेट करना है। ठीक है, ठीक है। देन इस फेज डिटेक्टर में ही हम एक वीसीओ से जनरेटेड सिग्नल, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से जनरेटेड सिग्नल डालते हैं। ठीक, एक्चुअल में हम इन दोनों ही सिग्नल का अभी आगे चल के देखेंगे, जब मैथमेटिकली थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये लॉक मोड लाना तो काफी इजी है। यानी हम दोनों सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी को तो मैच करा सकते हैं, करियर फ्रीक्वेंसी जो है उनको तो मैच करा सकते हैं, लेकिन जो ये फेजेस हैं दोनों के, उनमें कुछ ना कुछ एरर रहेगी। और हम बेसिकली यहाँ पे फेज डिटेक्टर या मल्टीप्लायर इसीलिए लगाते हैं ताकि जो भी एरर आए वो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट हो और उसका करेक्शन हम वाया फीडबैक कर पाए। फीडबैक का मतलब ही है ना कि डिजायर आउटपुट अगर नहीं आ रहा, जो भी हमें इनपुट दिया सिस्टम को कोई इनपुट दिया और उस सिस्टम से अगर डिजायर्ड आउटपुट नहीं आ पा रहा, तो जो एरर सिग्नल है वो आगे ट्रांसमिट होगा और उसको उसी को वो फीडबैक देगा, और फीडबैक की हेल्प से हम उस जो आउटपुट आ रहा है उसको हम डिजायर्ड आउटपुट के और नियर बाई ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब ये चीजें होती कैसे। अब इस फीडबैक की हेल्प से ये तो काफी इजी है कि दोनों की करियर फ्रीक्वेंसी इजीली एक दूसरे के इक्वल आ जाती है, बट क्या दोनों के फेज इक्वल आ पाते हैं? अब पहले देखना है हमें कि ये फेज डिटेक्टर कैसे काम करता है। ठीक है, फेज डिटेक्टर पे जो दोनों इनपुट आते हैं, पहले ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करता है। देखो यहाँ पे तुम फेज डिटेक्टर या मल्टीप्लायर दोनों ही लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, कई डिफरेंट बुक्स में तुम्हें डिफरेंट तरीके से दिखेगा, कहीं पे फेज डिटेक्टर दिखेगा, कहीं पे मल्टीप्लायर दिखेगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले ये आउटपुट जो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वैसे इसको हमने कहा ई टी, तो ये ई टी आउटपुट क्या होगा, ई टी इज इक्वल टू होगा एस एफ एम टी मल्टीप्लाई बाई एस डैश एफ एम टी, एस एफ एम टी मल्टीप्लाई बाई एस डैश एफ एम टी, यानी ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई 1 टी इंटू ए वी साइन 2 पाई एफ सी टी। तो हमने दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम मान ली, अब वो FC1 FC2 नहीं है, हमने मान लिया कि ये लॉक मोड है। assume that VCO, yeah, assume that PLL is in lock mode, लॉक मोड में है, ये हमने अभी से assume कर लिया, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम मान प्लस नेक्स्ट सेकंड बस 5 ठीक, cos थीटा मल्टीप्लाई बाई sin थीटा,
ठीक, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में चेंज कर लिया, फिर क्या हो जाएगा ए सी ए बी साइन ए प्लस बी यानी दिस टर्म प्लस दिस टर्म, तो 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई एफ सी टी 4 पाई एफ सी टी प्लस 5 टी प्लस 5 टी माइनस ए सी ए बी साइन ए माइनस बी आएगा, तो ए माइनस बी 2 पाई एफ सी टी कट जाएंगे, क्या बचेगा 5 टी माइनस 5। एक यहाँ पे करेक्शन है, तो ठीक कर लेना। एक्चुअली ये तुम्हारा मल्टीप्लायर ही है, ये जो पूरा ब्लॉक है ये मल्टीप्लायर और लो पास फिल्टर मिला के ये पूरा तुम्हारा फेज डिटेक्टर, जो इसको इनपुट मिल रहा होगा उसका फेज डिटेक्ट करेगा। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है मल्टीप्लायर और लो पास फिल्टर का, वो बेसिकली क्या करेगा फेज डिटेक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, ये मल्टीप्लायर ही है ये ब्लॉक, और ये जो टोटल है ये तुम्हारा फेज डिटेक्टर का काम करेगा। इस करेक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब इस सिग्नल को हम लो पास फिल्टर से पास करें, ठीक, अब लो पास फिल्टर के लिए ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है ये काफी हाई है। कैरियर फ्रीक्वेंसी हम समथिंग मेगाहर्ट्ज में लेते हैं, और लो पास फिल्टर बेसिकली समथिंग किलोहर्ट्ज में ही बनाने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि लो पास फिल्टर इन जनरल मैसेज सिग्नल पास हो जाए ऐसे इस चक्कर से बनाए जाते हैं, तो इस वजह से बनाए जाएंगे, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कम है। हमने हमेशा तुम्हें बताया कि जब भी डीमॉड्यूलेशन किसी का कर रहे हैं तो हर बार डीमॉड्यूलेशन के टाइम पे लो पास फिल्टर होगा, ठीक, और वो लो पास फिल्टर कितनी फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्स पास करेगा, नियर बाई मैसेज फ्रीक्वेंसी के आसपास उसका कट ऑफ होगा। मीनिंग जो लो पास फिल्टर यूज किया जाएगा उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 से लेके मैसेज फ्रीक्वेंसी के अप्रोक्सीमेट होगी, मतलब मैसेज फ्रीक्वेंसी के आसपास होगी, या तो मैसेज फ्रीक्वेंसी से कुछ किलोहर्ट्ज ज्यादा है कुछ किलोहर्ट्ज कम। ठीक, और हमें पता है जो ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है ये इन कंपैरिजन टू मैसेज फ्रीक्वेंसी काफी हाई, दैट मींस ये वाला पार्ट ब्लॉक हो जाएगा भाई, ये वाला पार्ट केवल पास होगा। है ना, तो जब लो पास फिल्टर का जो आउटपुट होगा तो क्या आएगा, AC by 2B AB by 2 sin 5t minus 5t। ठीक, और हम जो ये PLL बनाते हैं, जो ये वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर लगाते हैं, वहां पे ये कोशिश करते हैं कि ये जो आउटपुट आया जिसको लेट्स से हम 5ET लिख रहे हैं, ये हमारा मिनिमम रहे। ठीक, हम चाहते तो हैं कि ये एग्जैक्टली 0 हो जाए। ठीक है, हम चाहते तो हैं कि 5 माइनस 5 जो है वो 0 हो जाए, कोई भी एरर सिग्नल ना पहुंचे। ठीक, यहाँ पे जो पहुंचने वाला ये जो एम्प्टी है ये एग्जैक्टली एम्प्टी के ही बराबर रहे, कोई एरर सिग्नल यहाँ ना पहुंचे।
लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। फाई 1 माइनस फाई 2 टी की कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है और उसकी वजह से पीएल में कुछ एरर रहती है। दैट मींस यहाँ पे एग्जैक्टली कैप्चर मोड नहीं अक्वायर कर पाता है पीएल। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? फेज एरर ऑफ पीएलएल। हम क्या बोलते हैं? फेज एरर ऑफ पीएलएल which is very small, which is very small. ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि हम इस फेज एरर को हम एग्जैक्टली खत्म कर दें। हाँ, लेकिन ये है कि इसको ऑलमोस्ट नियर बाई, मतलब एक वेरी स्मॉल वैल्यू के नियर बाई हम इसको ले आते हैं ना। अब देखते हैं कि भाई जो हम यहाँ पे लो पास फिल्टर यूज कर रहे हैं, वो लो पास फिल्टर हमारा कैसा होना चाहिए ताकि जो हमें आउटपुट मिले वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू मैसेज सिग्नल में। जो हमें आउटपुट सिग्नल मिले वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू मैसेज सिग्नल। नाउ लेट्स से हमने कहा कि ये एरर है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। एक अप्रोक्सीमेशन लिया साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल है तो उस केस में तुम्हारा जो साइन थीटा होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होगा। दैट इज जो हमने भी आउटपुट लाया है एलपीएफ का। ठीक, वो क्या हो जाएगा? एसी एवी इंटू थीटा आई टी। ठीक है, यहाँ पे भी साइन फाई ईटी होगा जिसकी वैल्यू काफी कम है, तो साइन थीटा टी, साइन थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा के हिसाब से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एसी एवी फाई ईटी। ठीक, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि जो हमारा लो पास फिल्टर है वो बेसिकली किस तरह से काम करेगा, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक, इसके लिए हम यहाँ पे वापस जाते हैं। फाई ई टी जो फेज एरर थी वो किसके बराबर है? फाई 1 टी माइनस फाई 2 टी। ठीक, और जो तुम्हारा वीटी आ रहा है, जो आउटपुट पे तुम्हारा मैसेज सिग्नल आ रहा है, वो क्या है? अगर हम ये कहें कि if
impulse response of low pass filter is ht, then vt is equal to क्या आएगा, pi et convolution ht। अब ये बताओ पहले कि यहाँ इम्पल्स रिस्पॉन्स जो हमने वर्ड यूज कर लिया, इसका नाम सुना है? चलो, अगर नहीं सुना है तो अभी सिग्नल में इसको आगे जाके सुनोगे। और अभी के लिए समझ लो कि लेट्स से कोई सिस्टम है, उस सिस्टम की अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करनी होती है तो उन कैरेक्टरिस्टिक को हम इम्पल्स रिस्पॉन्स से डिफाइन करते हैं। और इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसे आता है? देखो, कोई सिस्टम है, ठीक, जैसे एक सिस्टम है, अगर उस सिस्टम में तुमने इम्पल्स सिग्नल एज अ इनपुट दिया, तब जो आउटपुट आया वो आउटपुट बेसिकली कहलाएगा इम्पल्स रिस्पॉन्स। इन जनरल किसी भी सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ht से। ठीक, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स हम इसलिए फाइंड आउट करते हैं ताकि हम अपने सिस्टम को कैरेक्टराइज कर सके, और जब भी हमें उस सिस्टम में कोई अदर इनपुट देना पड़े तो हम आउटपुट फाइंड आउट कर सके। लाइक अगर हमें ये ht पता होगा और लेट्स से यहाँ पे कोई xt इनपुट आया, इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें पता है, कि हाँ इस सिस्टम में इम्पल्स इनपुट देने पे क्या आउटपुट आएगा, ये हमें पता है। और इस सिस्टम का पे हमने xt का इनपुट दिया, तो ये आउटपुट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ht कन्वोल्यूशन ht, ht कन्वोल्यूशन ht। ठीक, वही यहाँ पे हमने बेसिकली किया है ना। अब अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें यहाँ पे, देखो एक चीज को समझना, ये समझना ये कहां से आया। देखो, हमने सिंपली इस वाले आउटपुट को, इस पूरे को हमने पास कराया जब लो पास फिल्टर से, तो ये वाला पार्ट तो नहीं पास होगा, ये क्लियर था। ठीक, अब ये वाला पार्ट पास होगा लेकिन क्या आउटपुट देगा वो फाइंड आउट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो मीनिंग ये वाला पार्ट जब एलपीएफ में जाएगा, लो पास फिल्टर में जाएगा, ये जब पूरा सिग्नल, ये पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही जब लो पास फिल्टर में जाएंगे, तो लो पास फिल्टर में जाने के बाद ये सिग्नल उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स से कन्वोल्यूशन होगा उनका, इसका भी कन्वोल्यूशन होगा, इसका भी कन्वोल्यूशन होगा। हम इसके कन्वोल्यूशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है ये तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, इसमें इसके केस में जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 के बराबर होगा। दैट इज व्हाई इसका जो आउटपुट आएगा इस इनपुट की वजह से, इस पार्ट के को एज ए इनपुट जब लोगे तो जो आउटपुट आएगा वो 0 के बराबर है। और जो ये वाला पार्ट, इस पार्ट की वजह से कुछ आउटपुट आएगा, वही आउटपुट हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, वो आउटपुट क्या होगा, vt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई et कन्वोल्यूशन ऑफ ht, पाई et कन्वॉल्व ht। अब हम लोग बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये क्या हो जाएगा, जैसे इसको हमने कहा vf, vt का फोरियर ट्रांसफॉर्म पाई ef। अच्छा, अब देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि अगर ht
कन्वोल्यूशन yp है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तुमने, तो ये हो जाएगा xf मल्टीप्लाई बाय yf, जहां पे xt कन्वोल्यूशन है, सॉरी xt फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसका, मतलब xf फोरियर ट्रांसफॉर्म है xt का, और yf फोरियर ट्रांसफॉर्म है yf। ठीक, तो लेट्स से हमने कहा फाई ep का फोरियर ट्रांसफॉर्म है फाई ef, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है hf। ठीक, अब इसको यहाँ पे जैसे इक्वेशन 1 कह के छोड़ दिया। अगेन वापस आते हैं इस इक्वेशन पे, फाई ep इज इक्वल टू फाई 1t माइनस फाई 2t। ठीक, फाई 1t माइनस फाई 2t की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई kv इंटीग्रेशन vt, 2 पाई kv इंटीग्रेशन vt, बोथ साइड इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर दो, d theta d phi et on dt is equal to d phi 1t upon dt minus 2 pi kv into vt। नो, इस vt को हम रिप्लेस कर सकते हैं phi et कन्वोल्यूशन ht से। ठीक, नाउ अब अगेन बाय टेकिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक चीज और याद करो कि d बाई dt, अगर आप कोई सिग्नल xt है तुम्हारे पास, ठीक, प्रॉपर्टी है फोरियर ट्रांसफॉर्म की, अगर xt है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है xf, xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर है xf, ठीक, ये प्रॉपर्टीज तुम्हें लर्न करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अगर xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म है xf, तो d बाई dt ऑफ xt, d बाई dt ऑफ xt वो बराबर होगा j 2 पाई f xf, j 2 पाई f xf। क्लियर? अब इसी की हेल्प से हम यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फाई et का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या माना था, फाई ef, तो ये क्या हो गया फाई ef, और क्योंकि डिफरेंशिएशन हुआ तो आगे लगा दिया j 2 पाई इज इक्वल टू फाई 1t का मान लिया हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाई 1f, आगे लगा दिया j 2 पाई f, डिफरेंशिएशन हुआ है माइनस 2 पाई kv। देखो ये कांस्टेंट है, इस पे फोरियर ट्रांसफॉर्म का कोई मतलब नहीं है। एक ये मत सोचने लगा कि सर ये मल्टीप्लिकेशन है इसमें कोई चेंज क्यों नहीं हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि कांस्टेंट है। फाई et का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाई e f इनटू इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म h। अब इस इक्वेशन से हमें फाई ef की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो आएगा j f फाई 1f अपॉन j f 1 प्लस kv अपॉन jf इंटू h। सिंपली हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, इस पूरे पार्ट को उठा के इधर लेके जाएंगे,
j 2 पाई f इंटू 2 पाई kv phi f इंटू hf, ये एक साइड हो जाएंगे, यहाँ से phi e की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ सिंपली इस इक्वेशन से phi e f की वैल्यू फाइंड कर ली। नाउ लेट्स से hf जो है, मीनिंग जो तुम्हारा गेन है, फ्रीक्वेंसी गेन जो है लो पास फिल्टर का, hf जो है वो वेरी हाई, ठीक। hf की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अच्छा, यहाँ पे jf और jf कैंसिल हो सकते हैं, तो इसको कैंसिल करते हैं, ठीक। hf तुम्हारा वेरी वेरी हाई, तो 1 प्लस kv अपॉन jf इंटू hf is approximately equal to kv upon jf into h, ठीक। तो यहाँ से phi ef क्या मिल गया, phi 1 f अपॉन kv hf, ये j f, ठीक। अब यहाँ से अगर हम vf फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वो क्या हो जाएगा, phi ef into hf which is equal to jf phi 1 f upon kv into hf, this hf and hf cancel, vf is equal to jf kv. Now phi 1, sorry, this one was phi 1 f, ठीक। अब इस phi 1 f पे जरा सा कंसंट्रेट करते हैं, ये phi 1 f यहाँ रखिए, ना बाय इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, बाय इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इस इक्वेशन vt इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन 2 पाई kv d by dt of phi 1 t। यहाँ प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो हमने अभी तुम्हें क्या बताया था, d by dt of xt क्या हो जा रहा था, j 2 पाई f xf, जहाँ पे xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म था xf। ना अब अगर हमें वापस आना है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना, इधर से इधर वापस आना, ठीक। तो यहाँ देखो क्या है, jf phi 1 f, phi 1 f क्या है, x, ये क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ phi 1 t